नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। बिहार में सर्दी ने सितम ढा रखी है, जिससे लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। हालात ये हैं कि लोग घरों में ही दुबके रहना चाहते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी दैनिक काम निपटाने में आ रही है। दिन भर सूरज कोहरे की चादर ओढ़े रहता है और शाम ढलते ही बाजार में सन्नाटा पसर जाता है। सर्द पछुआ हवा ऐसी कि हड्डी गला दे, फिर भी लोग किसी भी तरह से अलाव के सहारे गर्मी से दो दो हाथ कर रहे हैं। कई जगहों पर प्रशासन और सरकार की ओर से थोड़ी बहुत अलाव की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन अभी भी अधिकांश जगहों पर लोग अपनी तरफ से ही अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। पटना में रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को अभी भी भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वहीं छपरा में सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि सीतामढ़ी की न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद कुछ जगहों पर अलाव की व्यवस्था कर दी गई है। तो पूरे उत्तर भारत में ठंड के कहर से लोग परेशान हैं। बिहार में भी ठंड की वजह से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। जिनके घर हैं, व्यवस्था है, वो तो ठंड से बच जा रहे हैं, लेकिन उनका क्या जिनके घर नहीं है। राजधानी पटना समेत समूचे बिहार में ऐसे लोगों के लिए रैन बसेरा बनाए गए हैं और इस बार रैन बसेरा में सरकार की ओर से विशेष व्यवस्था भी की गई है, जहां चौकी, बिस्तर के साथ कंबल और दूसरी चीजों की व्यवस्था है। न्यूज 18 संवाददाता नील कमल ने ऐसे ही शुल्क वसूले जाने वाले एक रैन बसेरा का रियलिटी चेक किया। हम इस वक्त खड़े हैं पटना के एक रैन बसेरा में। सरकारी इंतजामात किए गए हैं कि जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, जो इस तरह से रिक्शा खींचते हैं, और वहाँ रैन बसेरा में उनके लिए खासा इंतजाम किया गया है। चूँकि ये रिक्शा वाले सड़क पे ना रहें ठंड के समय में, तो ये देखिए रैन बसेरा पटना नगर निगम, पटना बिहार सरकार की तरफ से ये अरेंज किया गया है। और यहाँ देखिए कुछ रिक्शा चालक आग सेक रहे हैं। आप लोग सबको ही अंदर रहते हैं रैन बसेरा में? हाँ, हम लोग भी अंदर रहते हैं। सारे लोग? कितने लोग रहते हैं अंदर? रहते हैं 20-25 लोग। 20-25 लोग रहते हैं। हम आपको अंदर लेके चलते हैं सबसे पहले, बाद में इनसे बात करेंगे। ठंड ज़्यादा है इसलिए लोग शरीर को गर्म कर रहे हैं, अंगीठी जला करके, लकड़ी जला करके। और ये देखिए रैन बसेरा के अंदर चल रहे हैं। आप बताइए, खाना ये कहाँ से लाए? बाहर से लाए या यहीं से? यहीं से खाए। यहीं से? हाँ जी। तो कैसा है खाना आपको? खाना बढ़िया है जी। बाहर में जो आप खाते थे उससे बेहतर है या उसी? बढ़िया है, उससे बेहतर है, मस्त है। आप बताइए, आप आइए, इधर आइए। आप रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? समस्तीपुर जंदाहा चकलाल से का। आप भी वहीं के हैं? हाँ। और ये परिवार आप ही का है? नहीं, ये लोग नहीं है? नहीं। तो आप यहाँ कब से रिक्शा चला रहे हैं? हम तो 20 साल से चला रहे हैं जी। तो पहले कहाँ रहते थे, अभी कहाँ आप यहाँ रह रहे हैं? पहले रोड पे रहते थे? हाँ, पहले रोड पर रहते थे। नहीं, दिक्कत हो गया, ठंड के समय आ गया, इसलिए हम इसमें आ गए। अरेंजमेंट आपको कैसा लग रहा है यहाँ? ठीक है लग रहा है, लेकिन एगो कमर उमर और मोटा में आ जाता तो अच्छा रहता। जो फुटपाथ पे रहते थे, सड़क पे अपना ठंड में रहते थे, जिनके पास कंबल नहीं होता था, ठिठुरते रहते थे रात भर और सुबह से मेहनत का काम करते थे, उनके लिए इस तरीके से एक 24 चौकियाँ करीब है यहाँ पर, वो लगाई गई हैं। और खाना भी दिया जाता है इसी। ताप रहे हैं, ये लकड़ी कौन दिया? सरकार के तरफ से। सरकार की तरफ से लकड़ी। तो सरकारी इंतजामात हैं। लकड़ी जिससे ये अपने शरीर को गर्म कर रहे हैं, वो भी सरकार की तरफ से दिया गया है। ये व्यवस्था भी सरकार की तरफ से दी गई है। तो ऐसे में ठंड की ठिठुरन में ये ठिठुरे नहीं, इसके लिए सरकारी व्यवस्था जो किए गए हैं उसे बेहतर तो नहीं, लेकिन एक हद तक ठीक माना जा सकता है। कैमरामैन मनोज के साथ नील कमल, न्यूज 18 पटना। तो शुल्क वाले रैन बसेरा के बाद हमारे सहयोगी पहुंचे पटना के एक और रैन बसेरा में, जहां गरीबों के लिए रहने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। यहां गरीबों को सोने के लिए गद्दा, बिछाने के लिए चादर और ओढ़ने के लिए कंबल दिए जाते हैं। जब हमारे सहयोगी वहां पहुंचे तो पता चला कि रिक्शा ठेला वालों के अलावा पटना में इलाज कराने पहुंचे गरीब भी रैन बसेरा में शरण लिए हुए हैं। ठिठुरती ठंड में फुटपाथ पर रहने वालों के लिए सरकारी व्यवस्था की गई है। अभी हम पटना के एक दूसरे रैन बसेरा में हैं और ये देखा जा सकता है नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत यह अस्थायी आश्रय स्थल बनाया गया है और वो भी निःशुल्क है।
यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे बगल में हमारे कैमरामैन मनोज दिखाएंगे, इतने सारे रिक्शा यहाँ पर लगे हुए हैं जो पटना में पैसा कमाने के लिए आते हैं। जो लोग रिक्शा चलाते हैं, पैसे कमाते हैं, और लेकिन रहने का उनके पास कोई ठिकाना नहीं रहता। और जिस प्रकार की अगर ठंड पड़ रही है, ऐसे में उन्हें बाहर रहना पड़े तो उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, पैसे नहीं कमा सकते हैं। यहाँ अकेले रहने वाले वो उन्हें देखेगा कौन? इसके लिए सरकारी व्यवस्था की गई है और इस तरह का रैन बसेरा बनाया गया है। ये लोग सारे लोग रैन बसेरा में रहने वाले लोग हैं। और ये देखिए, हम रैन बसेरा के अंदर लेके चलते हैं आपको। और ये चूँकि निःशुल्क है, हम आपको पहले बताए थे जो कि जिसमें पैसा लगता था 15 रुपया रहने के लिए एक दिन का और 30 रुपये खाने का, लेकिन ये निःशुल्क है। और इस तरह से देखिए, यहाँ पर करीब 100 से 150 लोगों की व्यवस्था है यहाँ पर रहने के लिए। ये गद्दा है, चादर है, तकिया है, और ये देखिए लोग सो रहे हैं यहाँ पर। और हम आपसे बात कराएंगे, जगह हुए हैं। आप कहाँ के हैं बाबा? जी हम तो पटना के यहीं के हैं। यहीं के हैं। क्या करते हैं आप? जी रिक्शा चलाते हैं। तो यहाँ पर आप सोने आते हैं, आपका घर बार यहाँ पे नहीं है? जी ना, हमारा घर तो नौबतपुर पड़ता है। तो यहाँ पे सो रहे हैं आप? हाँ। नौबतपुर नहीं जाते हैं? जी ना, हम कोई हमारा है ये नहीं। नहीं। तो यहाँ रहने में आपको कोई परेशानी? जी ना, कुछ ना। पैसा भी लगता है आपको? जी ना। खाना कहाँ खाते हैं? खाना होटल में खाते हैं सर। कितना लग जाता है पैसा खाने में? लग जाता है दोनों टाइम के 50-60 वाले। 50-60 रुपया लग जाता जी। है। तो इस तरह से देखिए, इनका कोई नहीं है, पटना में ही घर है उनका, नौबतपुर में। यहाँ देखिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम वैशाली जिला का। यहाँ रहने में कितने साल से पटना में रह रहे हैं? पटना में करीब 8-9 साल से रह रहे हैं। रिक्शा ही चलाते हैं आप भी? हाँ जी। तो यहाँ रहने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सब चीज़ मिल रहा है ठीक ठाक? हाँ जी। पहले कहाँ रहते थे आप? यहीं रहते थे। फुटपाथ पे रहते थे या इसी में? फुटपाथ पे। फुटपाथ पे हाँ, रहते यहीं पे। थे। इस तरह का अरेंजमेंट नहीं था पहले? नहीं था। तो ये आप यहाँ के सुपरवाइजर हैं? जी सर। कितने लोग रहते हैं यहाँ? यहाँ सर रेगुलर मतलब कि कभी 80, कभी 50, कभी 90। कितने का है कैपेसिटी है? इसमें कैपेसिटी 90-100 आदमी का कैपेसिटी है। सभी लोग के लिए निःशुल्क है। बगल में शौचालय सर, सभी लोग शौचालय में जाते हैं, कोई निःशुल्क पैसा वगैरह किसी का चार्ज नहीं। तो ये अरेंजमेंट किए गए हैं सरकार की तरफ से। जो गरीब हैं, जो राजधानी में पैसा कमाने आते हैं, जाहिर तौर पर ऐसे गरीबों की अगर मदद हो रही है तो अच्छी बात। सभी लोग के लिए निःशुल्क है। बगल में शौचालय सर, सभी लोग शौचालय में जाते हैं, कोई निःशुल्क पैसा वगैरह किसी का चार्ज नहीं। तो ये अरेंजमेंट किए गए हैं सरकार की तरफ से। जो गरीब हैं, जो राजधानी में पैसा कमाने आते हैं, जाहिर तौर पर ऐसे गरीबों की अगर मदद हो रही है तो अच्छी बात। कैमरामैन मनोज के साथ नीलकमल, न्यूज़ 18 पटना। और मुजफ्फरपुर में ठंड ने कर्फ्यू जैसे हालात पैदा कर रख दिया है। शाम होते ही बाजार में सन्नाटा होने लगता है। शहर का मुख्य बाजार भी शाम ढलते ही खाली हो जाता है। सर्द पछुआ हवा और कोहरे ने लोगों की हालत खराब कर दी है। ठंड से परेशान लोगों ने न्यूज़ 18 को बताई अपनी परेशानी। मुजफ्फरपुर में सर्दी जानलेवा स्तर तक खतरनाक हो गई है। सर्दी इतनी बढ़ गई है कि सड़कों पर ट्रैफिक काफी घट गया है। ये मोती झील का व्यस्तम पुल है, जहां आम दिनों में ट्रैफिक काफी घना हुआ करता है। अभी तो स्थिति देख के तो बहुत ठंडी भरी हुई है, बहुत ठंडी भरी हुई है। खरीदेंगे? एक और सज्जन है हमारे साथ। हाँ सर, ठंडी तो बहुत बढ़ गई है। इसके कारण हम बाइक भी एक हैंडल पकड़ के चलाते हैं, एक हैंड में हम पॉकेट में ही रखते हैं। बहुत ठंडी, हाँ बहुत ठंडी लगता है। सर्दी कैसी है? जानलेवा है यार। जानलेवा है। हाँ। तो फिर बचाओ बचाव कैसे करेंगे? बचाव कैसे करेंगे? आप गर्म कपड़ा का यूज करें। इतना सारा मफलर स्वेटर सब बांध रखे हैं। हाँ सर्दी हाँ। बहुत ज्यादा लग रही है कि गले में मफलर है, टोपी है और उसके ऊपर हेलमेट लगा रखा है। भाई इतनी तैयारी? घर जा रहे हैं हम लोग काम से छूटकर। अच्छा, ठंड बहुत ज्यादा है। क्यों? इतना सेफ्टी के लिए, ठंड से बचने के लिए। तो बहुत ज़्यादा है तो पहनना ही पड़ेगा ना। पहनना पड़ेगा। हाँ। और लोगों को क्या सलाह देंगे? और लोगों को क्या सलाह देंगे? ठंडा के समय है, सब लोग अपना सेफ्टी के साथ चले। तो ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोग अपने अपने तरीके से ठंड से बचाव की कोशिश कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहां पर ठंड की वजह से बाजार शाम में ही खाली हो जाते हैं। लोग अपने घरों में ही दुबके रहते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सीएए और एनआरसी को संविधान विरोधी बताया है। तेजस्वी ने कहा है कि देश की सदियों पुरानी
वसुधैव कुटुंबकम परंपरा और संविधान की आत्मा विरोधी विभाजनकारी काले कानून सीएए एनआरसी के विरुद्ध त्वरित धरना प्रदर्शन और ऐतिहासिक बिहार बंद के बाद अब आरजेडी फॉर इंडिया द्वारा 5 जनवरी को प्रखंड स्तरीय पुतला दहन और 11 जनवरी को धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम तय किया गया है। क्या जेडीयू नेता प्रशांत किशोर आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा में पहुंचने की जुगाड़ में हैं? क्या कई पार्टी के लिए काम कर चुके प्रशांत किशोर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग रही है? क्या कहना है प्रशांत को लेकर बिहार के प्रमुख पार्टियों के नेताओं का, सुनते हैं। क्योंकि जदयू यहाँ पर बड़ी पार्टी रही ही है, आज से नहीं 2004 से है, और भाजपा के साथ जो जदयू का गठबंधन है उसमें जदयू बड़ी पार्टी के तौर पर ही लड़ती रही है। और अगर आप विधानसभा के चुनाव को देखेंगे 2004 में भी 2009 में भी, दोनों ही टाइम जदयू के सीटों की संख्या भाजपा से बहुत ज़्यादा थी, तो वही आधार रहेगा आगे भी। जेडीयू नेता प्रशांत किशोर ने बिहार में बीजेपी जेडीयू सीट बंटवारे को लेकर नया फॉर्मूला दिया है। पीके की माने तो 2020 में सीटों का बंटवारा 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव की तरह होगा। पहले जान लीजिए कि पीके का ये फॉर्मूला है क्या। जेडीयू को ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए चुनाव। लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में नहीं। जेडीयू बिहार में बड़ी पार्टी जिसके 70 विधायक हैं। 2020 के चुनाव में 1:1.4 के फॉर्मूले पर हो बंटवारा। 2010 के फॉर्मूले पर हो विधानसभा सीटों का बंटवारा। 2010 में 142 सीटों पर जेडीयू ने लड़ा था चुनाव। 2010 में 101 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी चुनाव। 2015 में जेडीयू को 71 सीट पर जीत हासिल। 2015 में 53 सीटों पर सिमट गई थी बीजेपी। प्रशांत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बिहार में जेडीयू की सरकार है, न कि बीजेपी की, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बीजेपी उस सरकार में शामिल हुई है। बिहार में जदयू की सरकार है जो कि भाजपा जिसमें शामिल है। इट इज नॉट द अदर वे अराउंड। भाजपा की सरकार नहीं है बिहार में जदयू की सरकार है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, भाजपा उस सरकार में शामिल है। इधर जैसे ही पीके का बयान आया, पार्टी के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह ने एक बार फिर उन्हें औकात दिखाने की कोशिश की और साफ कहा कि गठबंधन में सीट शेयरिंग में बोलने के लिए प्रशांत किशोर अधिकृत नहीं हैं। देखिए, मैंने बताया ना भी कि पूरी की पूरी जनता दल यू की पार्टी और संगठन अभी अपनी पार्टी को विधानसभा में बूथ स्तर पर लगाने में लगा हुआ, और बाकी हम लोगों ने किसी को ऑथराइज इस तरह का बयान देने के लिए नहीं किया। और मेरा सब साथियों से अनुरोध होगा कि कृपया ऐसे बयानों से बचें। वहीं प्रशांत किशोर के बयान पर अलायंस पार्टनर्स के नेताओं ने तंज कसा। गिरिराज सिंह ने कहा कि गठबंधन को लेकर नीतीश और सुशील कुमार मोदी की बातें अहम हैं, बाकी कोई कुछ भी बोले मायने नहीं रखता। इधर प्रेम रंजन पटेल ने पूछा है कि क्या प्रशांत किशोर की हैसियत है ऐसे मुद्दे पर बोलने की। नरेंद्र मोदी क्या बोलते, अमित शाह क्या बोलते, और बिहार में सुशील मोदी, मैं उसको अहमियत देता हूँ। मैं कहता हूँ कि नीतीश कुमार जो बोलते उसकी अहमियत। जिस प्रकार की बातें बोल रहे हैं उनका कोई महत्व नहीं है, कोई औचित्य नहीं है बोलने का। कहीं जो है से उनको किसी ने अधिकृत नहीं किया है, तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात का जो है से पूरी संभावना है कि वो अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं इस प्रकार का बोल करके कि पार्टी हमको निष्कासित कर दे। सहयोगी तो सहयोगी, विरोधियों ने पीके पर जमकर भड़ास निकाल दी। कांग्रेस ने तो तंज कसते हुए कहा कि प्रशांत किशोर जो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं वैसे में उन्हें आजीवन पीएम या राष्ट्रपति बना देना चाहिए। वहीं आरजेडी को लगता है कि सब कुछ किसी के इशारे पर हो रहा है। सब मुख्यमंत्री उनको पसंद करते हैं तो उनको भारत के राष्ट्रपति बन जाना चाहिए, निर्विवाद प्रधानमंत्री का उम्मीदवार उनको हो जाना चाहिए। लेकिन उस किसी पतली गली से वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, कुछ दिन बाद राज्यसभा छूट जाएगा तो आप देखिएगा वो विधान परिषद भी जाना चाहेंगे। को जा करके मिलते हैं मुख्यमंत्री जी से, फिर कुछ बातें कहते हैं,
तो आप ऐसे कैसे जोड़ सकते हैं कि वो अलग रास्ता अख्तियार कर रहे हैं या जदयू में सबसे ऊपर है? विदाउट होमवर्क, विदाउट एजेंडा कोई भी कमेंट नहीं आता है। पहली बार नहीं है कि प्रशांत का बयान जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में खटास लाने की कोशिश हो। पहली बार ये भी नहीं है कि आरसीपी उनके बयान को अहमियत नहीं दे रहे। लेकिन सवाल तो है कि आखिर पीके क्यों ये सब मुद्दे उठाते रहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए गया से अरुण के साथ पटना से नीलकमल की रिपोर्ट। नए साल के जश्न को रंगीन करने के लिए शराब की तस्करी की जा रही है, लेकिन इन शराब तस्करों पर पुलिस की पैनी नजर है। पुलिस की नजर से शराब तस्कर बच नहीं पा रहे हैं। पुलिस को चकमा देने के लिए शराब तस्कर तरह तरह के उपाय भी कर रहे हैं, लेकिन जगह जगह शराब की खेप पकड़ी जा रही है। नए साल में जाम छलका तो खैर नहीं। जाम छलकाने से कर लीजिए तौबा। जगह जगह पुलिस की पैनी नजर। नए साल के जश्न में जाम छलका तो खैर नहीं। शराब के साथ अगर आप नया साल मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि पुलिस की पैनी नजर है। अगर आप नहीं संभले तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है। शराब पीने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। राज्य में प्रवेश करने वाले प्रमुख रूटों पर चौकसी बढ़ा दी गई है और सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं शहर और कस्बों में जाम छलकाने वालों पर नकेल कसने के लिए गश्ती बढ़ा दी गई है। वहीं जगह जगह शराब की खेप पकड़ी जा रही है। नए साल के जश्न में शराब तस्कर शराब की तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं। तस्कर भारी मात्रा में शराब खपाने की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन पुलिस की पैनी नजर से बच नहीं पा रहे हैं। पुलिस ने शराब तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। मुंगेर में एक ऑटो से विदेशी शराब बरामद की गई। साथ ही इस मामले में 7 महिला समेत 10 शराब तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया। नए साल के जश्न में जाम छलकाने वालों पर मुजफ्फरपुर में भी पैनी नजर है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल जिले के नगर थाने से पुलिस ने 43 कार्टन शराब जब्त की है, जिसे नए साल के जश्न में खपाने के लिए जमा किया गया था। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार भी किया है, जो शराब की सप्लाई किया करता था। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से 2 स्कूटी भी जब्त की है। खगड़िया में भी परबत्ता थाना इलाके में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 बाइक पर लदे शराब को जब्त किया है। हालांकि इसे छापेमारी में दोनों बाइक सवार फरार होने में कामयाब रहे। रोहतास में भी शराब कारोबारी नए साल के जश्न में अपने धंधे को चमकाने की तैयारी कर रहे थे। मिनरल वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स के कार्टन में छिपाकर शराब की बड़ी खेप मंगाई जा रही थी। इसी कड़ी में रोहतास की मुफस्सिल थाना इलाके में पुलिस ने शराब माफिया पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रक अंग्रेजी शराब बरामद की। यहाँ मिनरल वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स के कार्टन के नीचे शराब छिपाकर लाई जा रही थी। नए साल के जश्न से पहले जमुई में बॉर्डर पर उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए 10 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। इस कार्रवाई के दौरान एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। बरामद किए गए शराब की कीमत करीब 7.5 लाख रुपए बताई जा रही है। गोपालगंज में नए साल में शराब तस्करी की आशंका को लेकर उत्पाद विभाग ने यूपी की सीमा से सटे सभी इलाकों में वाहनों की तलाशी अभियान तेज कर दिया है। इसी तलाशी अभियान के तहत उत्पाद विभाग ने 2 लग्जरी कार से जहां 70 कार्टन विदेशी शराब जब्त की, वहीं इस मामले में उत्पाद विभाग ने एक तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तस्करों पर नकेल कसने के लिए सीमावर्ती इलाकों में पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि शराब की खेप कहीं से भी तस्कर पार न कर पाए। दरअसल नए साल पर शराब की ज्यादा खपत को लेकर तस्कर ज्यादा सक्रिय रहते हैं, लिहाजा पुलिस ने शराब तस्करी पर नकेल कसने के लिए जाल बिछा रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कैमूर में लगातार लहसुन और प्याज के लूट की खबरें आ रही हैं। इसी मामले में पुलिस ने एक लुटेरे को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर 2,80,000 रुपए और लहसुन बरामद की गई है। इतने रकम की प्याज और लहसुन को बरामद किया गया है। आरोपी पहले भी लूट और डकैती जैसी घटनाओं में शामिल रहा है। पुलिस फिलहाल रिकॉर्ड खंगाल रही है। 4/12/19 की रात्रि में कुदरा थाना क्षेत्र में लहसुन लूट की घटना घटित हुई थी। तकनीकी अनुसंधान के आधार पर हम लोगों ने मिल करके इस लूटकांड में 5 अभियुक्तों की
पहचान किया गया है, जिसमें से एक अभियुक्त पिंटू कुमार सोनू कुमार सिंह को नटवार से गिरफ्तार किया गया है। मधुबनी में पीडीएस के अनाज की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। यहां बासुपट्टी थाना ने पैक्स के गोदाम में अवैध तरीके से रखा गया पीडीएस का 75 बोरा चावल जब्त किया गया है। साथ ही पैक्स अध्यक्ष रामवरण महतो समेत 3 लोगों को पीडीएस के अनाज की कालाबाजारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि प्रशासन को अनाज की कालाबाजारी की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई हुई है। पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की गई और जांच के पश्चात उनके द्वारा एफआईआर स्थानीय थाना में एफआईआर दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। अगर उसमें जो है संबंधित जो भी डीलर है उन पर कार्रवाई, उनका जो भी मतलब उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करके उनके अनुज्ञप्ति को भी रद्द किया जाएगा। मधुबनी में एक कुरियर कंपनी के दफ्तर से 7,80,000 रुपए कैश के साथ करीब 1.5 लाख के सामान की लूट का मामला सामने आया है। घटना झंझारपुर थाना के कन्हौली की है। नकाबपोश बदमाशों ने कंपनी के दफ्तर में बैठे 2 स्टाफ पर हमला कर दोनों को बेहोश कर दिया और दफ्तर के लॉकर में रखे 7,80,000 रुपए कैश के अलावा करीब 1.5 लाख रुपए का सामान लूट कर चलते बने। कंपनी के सुपरवाइजर शशि रंजन शर्मा ने झंझारपुर थाने में लिखित आवेदन दिया है। बताया जा रहा है कि लूट के बाद दफ्तर में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी बदमाश अपने साथ लेते गए। बाइक साइड में रोका, आवाज आया, हमको लगा काम से आया होगा। आया अंदर और हाथ ऊपर करके शटर नीचे किया। शटर नीचे करने के बाद जो है एक आदमी कब मेरे पीछे आकर के सर पे वार किया, पता ही नहीं चला। उसके बाद फिर मेरा सर पूरा ये हो गया। पीछे से वार किया नहीं पता, पूरा ये सुन हो गया, बिल्कुल सुन हो गया। टेबल पे हम गिर गए। उसके बाद फिर नमामि गंगे के तहत पटना के दीघा और कंकड़बाग जोन में एसटीपी और सीवरेज नेटवर्क के लिए काम करने के लिए वीए टेक WAB कंपनी का चयन किया गया है और इस कंपनी के साथ त्रिपक्षीय एग्रीमेंट साइन किया गया है। इस MOU में बिहार सरकार की तरफ से वुडको केंद्र सरकार की NMCG के साथ वीए टेक वेबैग के बीच MOU साइन किया गया है। प्रोजेक्ट के तहत दीघा सीवरेज योजना में 303 किलोमीटर का सीवरेज नेटवर्क बनाया जाएगा। वहीं कंकड़बाग सीवरेज योजना में 150 किलोमीटर का सीवरेज नेटवर्क बनाया जाएगा। ये जिम्मेदारी बुडको देख रहे हैं। यहाँ पे वाबा कंपनी, वही जो हमने SP भी बनाया, वो जो हमने अभी साइन किया, वही कंप्लीट करेंगे। इसमें जिम्मेदारी बुडको को रहेंगे। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, नमामि की तरफ से पैसा बुडको को देंगे, वो गिव इट टू दी। 2 प्रकार के टाइमलाइन इसमें है। एक टाइमलाइन है STP का, जो वास्तविक रूप से फाइनेंशियल क्लोजर के 24 मंथ्स तक की अवधि जिसमें निर्धारित की गई है। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में बक्सर की बेटी सुकृति मिश्रा ने अपनी पहचान बना ली है। सुकृति को छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में आयोजित 15वें दीक्षांत समारोह में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने एक साथ 4 स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया। सुकृति इस उपलब्धि का सारा श्रेय अपने गुरुजनों को देती है। वहीं सुकृति की इस सफलता पर जिलेवासी नाज कर रहे हैं। क्या ये संगीत की जो परीक्षा थी, इसमें गायन के साथ साथ शास्त्र अध्ययन भी था। मतलब थ्योरी भी काफ़ी ज़्यादा होता है। आमतौर पे लोग जो गायन से होते हैं वो थ्योरी पे ध्यान नहीं देते, बस यही समस्या हो जाती है, तो इसको लोग कठिन मानना शुरू कर देते हैं। ऐसे अगर थ्योरी पढ़ा जाए, साथ साथ गायन पे ध्यान दिया जाए तो कठिनाई नहीं है इधर। कैसा लग रहा है स्वर्ण पदक? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा है, संगीत तो संगीत सबके अंदर होता है, संगीत से जुड़ाव सबका होता है, क्योंकि जो मिलता है वही संगीत में लोग जुड़ते जाते हैं। मधुर संगीत से यहाँ के युवा और यहाँ के बच्चे बहुत दूर रहे। अभी पहला मौका है जब एक मधुर संगीत से बच्चों को जोड़ा जा रहा है।